you go into trance naturally twice a day. रियली Everybody goes. हाँ, मरते दम पे हमने जो सोचा कि ये अधूरा रह गया, तो भगवान भी कहते हैं ये लो एक और लाइफ आपके लिए रेडी है. तो जो आपके कर्म पूरे नहीं हुए, सपोज आपके कर्म पूरे नहीं हुए, आपकी इच्छाएं अधूरी रह गई, आपको और जीना था अपनी फैमिली के साथ, बट that was a opening that you had to take. There was no choice. Sometimes you need to go, you have to go, there is no choice. तो आप यही देखेंगे कि सेम घर में भी ग्रैंड पेरेंट्स ने जन्म लिया है, आपके बोलते हैं ना आपके पितराए हैं. हाँ, जो इस लाइफ टाइम में हमारे इररेलेवेंट फियर है, जिनका हमें कोई सोर्स नहीं पता ये क्यों हो रहा है, ये पास्ट लाइफ से ही आते हैं. 100% से मैंने कहा कि कभी कभी आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति ने शादी करी और उसकी वाइफ के साथ शादी करके उसकी किस्मत बदल गई. शी हैज़ कम इन हिज लाइफ एंड हिज लाइफ चेंज्ड 360 डिग्रीज. पैसा ही पैसा, पूरी लाइफ बदल गई, बहुत ऐशो आराम हो गया, बहुत शोहरत हो गई. वो भी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था पॉजिटिव. हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा. दोस्तों, बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैंने तो इस जन्म में किसी का कुछ बुरा नहीं किया, तो फिर मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है. देखिए, बहुत से सवालों के जवाब हमें इस लाइफ में नहीं बट हमारी प्रीवियस लाइफ में मिलते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से मिलते हैं. क्या होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में? डेथ एक्सपीरियंस का क्या रोल होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में? कैसे हमें हमारी सोल की जर्नी के बारे में पता लगता है? कैसे हम हमारे कार्मिक पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं? कैसे हम सोल क्लेंजिंग कर सकते हैं? कैसे हम कार्मिक टाइज को ब्रेक कर सकते हैं? इन्हीं पर चर्चा होगी आज के पॉडकास्ट में, तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक. और इसी खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट एंड PLR एक्सपर्ट डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना. मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री. Thank you so much, Rangoli. It's always a pleasure to be a part of Speaking Tree. I have given a lot of, my articles in Speaking Tree जब उसका एडिशन होता था पेपर का, तो मुझे बहुत ही मेरा कनेक्ट है, 10 सालों से मेरा स्पीकिंग ट्री के साथ कनेक्ट है. वाह मैम, आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस को भी आज इतना ही इंसाइटफुल कुछ मिलने वाला है. तो मैम, जैसा कि हम PLR की बात करने वाले हैं, तो जिन लोगों को सिंपल टर्म्स में PLR नहीं पता, एक तो मैं उनके लिए समझना चाहूँगी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, और इज़ इट इवन सेफ कि जब हम एक सेशन में जाते हैं, जब हम एक पास्ट लाइफ में जाते हैं, तो कई लोगों का ये फियर होता है कि क्या पता हम उस लाइफ की मेमोरीज़ में ही रह जाएं और फिर करंट लाइफ में हम डिस्टर्ब हो जाएं. तो मैं चाहूँगी कि आप ये जो थोड़े मिथ्स हैं PLR के अराउंड, इनको थोड़ा बस्ट करें और हमारे व्यूअर्स को समझाएं कि PLR होता क्या है. देखो, PLR बहुत सिंपल टर्म में होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन. रिग्रेशन मीन्स गोइंग बैक इन टाइम. इट स्टार्ट्स, रंगोली, राइट फ्रॉम द करंट टाइम. जैसे आप अभी बैठी हैं, मैंने आपको बोला रंगोली गो बैक इन टाइम टू एनी इंसिडेंट जो आपको बहुत हर्ट किया. आप अभी करंटली 20, 25, 28 जो भी आपकी उम्र है, मैं बोलूँगी जाओ 15 साल की उम्र पे जाओ, अपने 10th स्टैंडर्ड पे जाओ, देखो कैसे क्या हुआ या कोई ऐसा टाइम. अब आप उस जाके वो मेमोरी को टच कर रही है ना. यू आर नॉट गोइंग बैक इन टाइम. वॉट इज गोइंग बैक इन टाइम इज योर कॉन्शियसनेस. You are touching a memory which is there in your subconscious mind. तो subconscious mind में right from the time you are born, Rangoli, to the current lifetime, every incident is recorded. आपके conscious mind की memory सिर्फ 1.5 से 2 घंटा है. अगर मैं आपको आज बोलूँ कि आज 8 जून 2024 को आप कहाँ थे या 9 जून 2024 को आप कहाँ थे, आपको नहीं याद होगा. मैं कहूँगी 9 जून 2014 में आप कहाँ थे, आपको नहीं याद होगा. लेकिन इसके सारे रिकॉर्ड्स हमें मिलेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड के मॉडर्न मेमोरी में. मॉडर्न मेमोरी क्या होता है? करंट लाइफ मेमोरी, राइट. एग्जैक्टली आपको बता देगा कि ये टाइम पे ये था, ये टाइम पे ये था, ये टाइम पे ये था. आपको उसके विजन्स, थॉट्स आते रहेंगे. मे बी आपको इतना डेट्स इतनी सब नहीं पता चलेंगी, बट काफ़ी कुछ आपको चीज़ें पता चलेगी. तो ये था करंट लाइफ. अब इसके पीछे हम जाते हैं पास्ट लाइफ में. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिसकी हम कर्मा की बात करते हैं. जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर आप देखोगे कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं दो व्यक्ति के बीच में, उन्हें समझ ही नहीं आता है कि 2 people आर सो गुड
outside, but the moment they get into a relationship or they get into the house, they sit together and they start fighting. Yeah. Why are they fighting? They are not fighting from today. So वो लोग आएंगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी रियलाइज कि भैया इनकी शादी होकर तो 2 साल हुआ है, तो किस वजह से ये लोग फाइट कर रहे हैं. तब हम उनको पास्ट लाइफ सजेस्ट करते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू वर्क ऑन देमसेल्व्स. अब पास्ट लाइफ में हम 2 तरीके से जा सकते हैं. एक है मेडिटेशन, एक है हिप्नोसिस. और हिप्नोसिस जो होता है, हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के समय हम हिप्नोसिस यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं क्लिनिकल हिप्नोसिस. हम वो हिप्नोसिस नहीं यूज़ कर सकते कि आपका माइंड को हमने हाईजैक कर लिया, अब आप वही करोगे जो हम करेंगे. नहीं, हम इस तरह का हिप्नोसिस करते हैं कि आप एक माइल्ड ट्रांस लाइक स्टेट में चले जाएं. यानी कि आप अवेक भी हैं, आप अवेयर भी ज़्यादा हैं, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड की जो अवेयरनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है. राइट? सो दिस इज कॉल्ड ट्रांस. नाउ यू गो इन टू ट्रांस नेचुरली ट्वाइस अ डे. Really? एवरीबडी गोस. How? सो व्हेन यू आर जस्ट अबाउट टू वेक अप, आप देखते कि 9 बजे का अलार्म लगा है, अब आप आंखें खोलते हो, अब फिर बंद करते हो, फिर आप खोलते हो, फिर आप 5 मिनट का उठते हो. दैट इज अ ट्रांस. सो यू गो नेचुरली. इसके लिए आपको ट्रांस में इंड्यूस नहीं करना पड़ता. और जब आप सोते होते हो, जब आप सो रहे हो और आपको फिर भी टीवी देखना है, पर आपकी आंखें बंद हो रही है, दैट स्टेट वेर यू आर अवेक येट अस्लीप, सो यू आर कॉन्शियस येट अस्लीप, उस स्टेट को हम ट्रांस कहते हैं. एंड वी ऑल ऑफ अस गो इनटू ट्रांस इजीली. सो दिस इज समथिंग यू नो. अब जब हम पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं तो हम लोगों को बोलते हैं कि अब जाओ उस समय जब तुम दोनों की ये झगड़ा शुरुआत हुई थी. ऐसी क्या बात है कि आप लोग एक दूसरे को देख के ये झगड़ा शुरू करते हैं. तो दे देन गो इनटू दैट पास्ट लाइफ. अभी आप सोचेंगे कि वापस से अटक नहीं जाएंगे. तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, वो लोग कहीं नहीं जा रहे हैं. इट्स लाइक दैट आपके आसपास एक माइंड है जो इनविजिबल है, और वो माइंड की तह में जा रहे हैं. तो एक है मॉडर्न मेमोरी, उसके नीचे आता है एक प्रिमिटिव मेमोरी. तो जो जो लाइफ्स आपने करी हैं, जैसे कंप्यूटर की आपने हार्ड डिस्क देखी है, उसमें सब चीज़ें स्टोर है, ठक 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 दबाया, आपको चीज़ आ गई. अब कंप्यूटर के लिए आप वही कंप्यूटर ही है ना. वैसे आपका माइंड आपका कंप्यूटर है. एंड माइंड इज अ बॉल ऑफ एनर्जी, इनविजिबल बॉल ऑफ एनर्जी ऑल अराउंड अस, द सेंटर ऑफ विच इज द पिट ऑफ द स्टमक. कभी आप बैठी हैं जाइंट व्हील पे, आप उतरी हैं जाइंट व्हील से, आप देखती हैं तो आपको इधर एक हॉलोनेस महसूस होती है, वो आपका माइंड है. तो माइंड दिखता नहीं है पर माइंड रहता है. तो वो आपका फियर ऑफ फॉलिंग है. तो इसलिए 2 फियर्स पे हम कभी काम नहीं कर सकते, फियर ऑफ फॉलिंग एंड फियर ऑफ लाउड नॉइसेस. जैसे आप करेंगे तो आप स्टार्टल हो जाते हैं, बच्चे स्टार्टल हो जाते हैं. दीज 2 फियर्स यू कांट वर्क. रेस्ट एवरीथिंग, कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग, एक्टिंग, जो भी आपको फियर्स पे करना है, आप एग्जाम लिख रहे हैं, आप भूल रहे हैं, ब्लैंकिंग आउट कर रहे हैं, स्ट्रेस है, हर चीज़ पे आप काम कर सकते हैं. लेकिन कभी भी आपका फियर ऑफ फॉलिंग नहीं जाएगा. आप कितनी भी ऊंचाई से होंगे, अपने आप आपको यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन महसूस होगा. बिकॉज ये पूरे प्रिमिटिव माइंड से, जब आप हम वी वर इन एज मंकीज, तब से हमारे पास ये फियर है, तो वो नहीं निकलेगा. बाकी सारी चीज़ का आपका फियर निकल सकता है. तो हम जा रहे हैं, वहाँ जाते हैं, देखते हैं क्या किया, और डेथ देखते हैं. अब कितनी बार होता है कि देखते हैं पिछले जन्म में वो 2 आज हस्बैंड वाइफ हैं और 2 भाई थे, और एक भाई ने दूसरे भाई का प्रॉपर्टी ले ली. अब वो मरता रहता है, सोचता रहता है, इसने मेरे से बहुत दगा किया, अब मैं इससे सब कुछ लूँगा. So in the next lifetime, you will see the same pattern continues. So it's completely safe, it's completely natural, it's something that you induce very, very clinically. In fact, I have learnt past life regression from Dr. Brian Weiss. Wow. And if this Dr. Brian Weiss, I think so everybody knows, all the audience knows Many Lives, Many Masters. Yes. के वो बहुत बड़े ये बोलते हैं ना बुक्स हैं, मैंने उनकी 5-6 सारी बुक्स पढ़ी हैं. वो मेरे गुरु हैं. तो मैंने उनसे सीखा. इफ़ यू नो, ही इज़ अ वेल नोन साइकाइट्रिस्ट. तो जब एक मेडिकल साइकाइट्रिस्ट ने हिप्नोसिस को अपनी बोलते ना एक स्टैम्प दे दिया है, एंड ही यूज्ड हिप्नोसिस, ही यूज्ड दिस टू ट्रीट हिज पेशेंट कैथरीन. तो उन्होंने उनको एटलीस्ट 40 से 50 लाइफ टाइम दिखाई 2 सालों में, तब जाके कैथरीन के सिम्टम्स एलिवेट हुए या चले गए. तो डेट इज़ वाई इट इज़ परफेक्टली सेफ, इट इज़ परफेक्टली नेचुरल. हमें क्लिनिकल हिप्नोसिस करना है, ऐसा हिप्नोसिस नहीं करना है कि लोग हमारे इसमें आ जाए, वश में आ जाए. ये सारी चीज़ें नहीं करनी है. वी आर वर्किंग टुवर्ड्स हेल्पिंग द क्लाइंट. And it's very clinical. मैंने खुद ने अपनी 50-60 लाइफ देखी हैं. Wow. और मैं ये कर रही हूँ 2008 से. हाँ.
एंड वी आर इन 2025. सो मतलब इट्स एन अमेजिंग थेरेपी. एंड मैं ये बोलती हूँ कि कुछ कुछ चीज़ों के ना जवाब रंगोली मिलते ही नहीं हैं. हम ढूंढते रह जब जाते आप हैं. परेशान होते हो ना, तो आप सबसे पहले पूछते हो ये मेरे साथ क्यों हो रहा है. मैंने तो ऐसी ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं है. आई एम नॉट हर्ट अ सोल. मैंने कुछ नहीं किया, अचानक ऐसे कैसे हो रहा है. मेरी ज़िंदगी अब तक अच्छी थी, लेकिन अभी देखो मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, मेरे बच्चे नहीं हो रहे, ऐसा मैंने क्या किया. तब वो लोग हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि देखो हम ऐसा क्या है. एंड देन वी टेक देम एंड इट्स अ सीरीज ऑफ पास्ट लाइफ. कोई ऐसा नहीं है रंगोली की एक ही पास्ट लाइफ है. Yeah. आपका एक प्रॉपर एक चैनल होता है. आपने एक देखी, उसका दूसरी देखी, तीसरी देखी, तब जाके आपको समझ में आता है ये पैटर्न आपकी लाइफ में क्यों है. स्टोरी ये समझ आती डिसीजन है. आपने क्यों लिया कि आपको बच्चे नहीं चाहिए. ये डिसीजन आपने क्यों लिया कि आप इसी व्यक्ति से शादी करेंगे जो आपको इतनी तकलीफ दे रहा है. बट द कर्मा हैज़ टू एंड. Yeah. If the karma doesn't end, you will keep on taking birth. मोक्ष नहीं मिलेगा. जो आपको मिलेगा वही सब पैटर्न्स रिपीटेड रिपीटेड रिपीटेड. तो अगर आपको मोक्ष चाहिए तो जस्ट कीप ऑन डूइंग गुड कर्मा एंड ओनली गुड कर्मा. तो मैम जब भी हम कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाते हैं तो सबसे पहला इंस्टेंस डेथ क्यों आता है वहाँ पर? डेथ ही क्यों दिखती है जब भी हम कोई पीएलआर करते हैं? अगर सपोज किसी भी क्लाइंट को हम पुनर्जन्म में लेके जाते हैं, तो पुनर्जन्म का प्रोसेस क्या है कि आप बैक इन टाइम गए. तो जब बैक इन टाइम आएगा तो फर्स्ट थिंग जो आपको कनेक्ट करेगी पास्ट लाइफ के साथ वो आपकी डेथ होती है. अब पास्ट लाइफ में ये बहुत ज़रूरी होता है कि ये फाइंड आउट करना कि डेथ किस तरह से हुई. क्या डेथ अच्छी थी, क्या डेथ खराब थी, क्या विचार थे, क्या सोच थी. हाउ इज़ दैट डेथ अफेक्टिंग द करंट लाइफ. बिकॉज जब हम पीछे जाते हैं तो बहुत सारे डिसीशंस आपने जो लिए, इमोशंस लिए, कभी रिग्रेट रह गया, कभी रिजेंटमेंट रह गया, कभी हेट्रेड रह गया, कभी एंगर रह गया, वो सारे इमोशंस भी इस करंट लाइफ में आपको दिखते हैं. तो जो आपने लास्ट थॉट वहाँ सोचा, दैट विल डिसाइड योर करंट लाइफ आउट हियर. इसलिए डेथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना. और वो कहते हैं ना मैम कि जो हमारी रह गई इच्छाएं उन्हीं की हाँ. वजह से हम वापस से जन्म लेते हैं. हाँ जी. कि जो मरते दम पे हमने जो सोचा कि ये अधूरा रह गया, तो भगवान भी कहते हैं ये लो एक और लाइफ आपके लिए रेडी है. तो जो आपके कर्म पूरे नहीं हुए, सपोज आपके कर्म पूरे नहीं हुए, आपकी इच्छाएं अधूरी रह गई, आपको और जीना था अपनी फैमिली के साथ, बट that was a opening that you had to take. There was no choice. Sometimes you need to go, you have to go, there is no choice. तो आप यही देखेंगे कि सेम घर में भी ग्रैंड पेरेंट्स ने जन्म लिया है. आपके बोलते हैं ना आपके पितर आए हैं. हाँ. स्पेसिफिकली जब आप देखते कोई कनेक्शन है राहु का सेकेंड हाउस से, तो आपको पता चलता है आपके पितर ही उस फैमिली में आए हैं, ऋण चुकाने आए हैं, डेट चुकाने आ रहे, कार्मिक डेट्स चुकाने आए हैं. तो वो सोच समझ के, और आप देखोगे कि आजकल तो ऐसे लोग हो गए हैं ना कि वो लोग ये बोलते हैं कि आप जा रहे हो, आप वापस कब आओगे. इतना अगर घनिष्ठ प्यार होता है और वो आत्मिक प्यार है, वो ह्यूमन नहीं है, वो सोल लेवल पे प्यार है. तो जब आप देखोगे कि कोई आपका प्रियजन जाने की कगार पे होता है, तो आप ये ज़रूर पूछोगे कि आप वापस से इस फैमिली में जन्म लेंगे, आप प्लीज़ इस फैमिली में लौट के आना. ये भी कोई कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेते हैं एट द डेथ ऑफ द करंट लाइफ टाइम ऑल्सो. और वो कहते हैं ना मैम कि सोल को पता रहता है, जब वो 12-13 दिन रहती है तो वो देखती है कि कौन उसे कितना दिल से याद कर रहा है, कि कितना कुछ रह गया तो वापस उसी फैमिली में आना है या नहीं. तो मैम हम श्योर कि हमारे व्यूअर्स का भी ये क्वेश्चन होगा कि हमने तो बहुत सारी लाइफ टाइम्स जी हैं, तो जब हम पीएलआर करते हैं तो हम कौन सी पास्ट लाइफ में टैप करते हैं, ये कैसे पता लगेगा? कि एक्चुअल थोड़ा प्रोसेस हमें समझाइए, पीएलआर में होता क्या है? देखो, जब हम पीएलआर करते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति मेरे पास तब आता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है. तो तब हम उसे उस पास्ट लाइफ में टैप करते हैं. तो सपोज जैसे एक क्लाइंट मेरे पास आई थी. अब वो जो थी वो उनकी उनको जब ऐसे थी कि जब वो बैठते थे गाड़ी में तो उनको एक एंग्जाइटी होती थी, उनको क्लॉस्ट्रोफोबिया होता था, उनको डर लगने लगता था, उन्हें समझ ही नहीं आता था क्या हो रहा है. सो शी वुड अवॉइड सिटिंग इन द कार. बट ये एक ज़रूरत है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते. एंड शी वॉज अ वेल नोन सेलिब्रिटी और उनको पैसे की कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन है ना उन्हें कोई मनोवैज्ञानिक के पास नहीं जाना था, उनको दवाइयाँ नहीं लेनी थी, उनको ठीक होना था. सो दैट इज़ द टाइम शी केम. तो अब उनका जो करंट लाइफ प्रॉब्लम क्या था कि मैं गाड़ी में बैठती हूँ और मुझे उससे परेशानी होती है, मुझे एंग्जाइटी होती है, मुझे फोबिया हो गया है. अब इसी से रिलेटेड कि भाई ये क्यों फील कर रही हैं, क्योंकि करंट लाइफ में उनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, तो हमें करंट लाइफ में कोई ट्रॉमा नहीं मिल रहा है,
तो इस वक्त हमें जाना पड़ेगा पास्ट लाइफ में ढूंढने की इसका आंसर क्या है। तो जब हमने उसकी पास्ट लाइफ की तो अराउंड द सेकंड पास्ट लाइफ उनको पता चला कि उनकी कार में ही दुर्घटना में ही उनकी मौत हो गई थी। तो वो एक सदमे में थी कि अगर मैं कार में बैठूंगी तो मेरी मौत हो जाएगी ना। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो नहीं चाहता है कि आपकी डेथ हो, आप मरे, या जैसे ही आपको वो सेम ट्रिगर दिखता है आपको एक एंग्जाइटी हो जाती है। इट जस्ट गेट्स ट्रिगर्ड कि दिस विल कॉज माई डेथ, सो यू अवॉइड सर्टन प्लेसेस, यू अवॉइड सर्टन थिंग्स, यू अवॉइड सर्टन पीपल। तो जैसे ही उन्होंने वो ट्रॉमा देखा, हालांकि वो ट्रॉमेटिक डेथ थे, तो कभी कभी ट्रॉमेटिक डेथ भी दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप ट्रॉमा पे बढ़ जाएंगे तभी आपको हील होगा और आपके कॉन्शियस माइंड को पता चलेगा अच्छा ये जो फियर है, जो फोबिया है डेथ का, वो मुझे पास्ट लाइफ से है, मेरे करंट लाइफ से नहीं है। एंड शी बिकेम एब्सोल्युटली ऑल राइट आफ्टर द सेकंड सेशन। तो मैम क्या ये कहना सही होगा कि हमारे बहुत से जो फियर्स होते हैं, जैसे आपने क्लॉस्ट्रोफोबिया की ही बात की फॉर एग्जांपल, तो जो इस लाइफ टाइम में हमारे इररेलेवेंट फियर है, जिनका हमें कोई सोर्स नहीं पता ये क्यों हो रहा है, ये पास्ट लाइफ से ही आते हैं? 100%। फोबिया का मतलब ही ये है कि द कॉज ऑफ दैट ट्रिगर। सपोज आपको एक लिजर्ड से फोबिया है। अब लिजर्ड आपको भी पता है कॉन्शियसली कि वो आपको मारेगा नहीं, लेकिन जिसको लिजर्ड का फोबिया है वो आपको थोड़ी सी लिजर्ड भी देखेगी ना, वो उस रूम में नहीं रह पाएगा, उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उसको एंग्जाइटी आएगा, उसको पैनिक अटैक आएगा, क्योंकि दैट लिजर्ड कैन बी द कॉज ऑफ डेथ। ऑलवेज रिमेंबर, इन अ फोबिया, जिस चीज़ से आपको फोबिया है, जैसे किसी को स्नेक का फोबिया होता है, आप कभी किसी दुर्घटना में मर गए, अर्थक्वेक में मर गए, तो आपको घुटन होगी, आप लिफ्ट में नहीं जा पाएंगे, आप एरोप्लेन में नहीं बैठ पाएंगे, आपको एक तरह की एंग्जाइटी होगी। अगर आपको पानी से फोबिया, जैसे कोई कोई लोग हैं ना बोलेंगे नहीं मुझे पानी से डर लगता है, पानी से डर लगता है, मैं पानी में जाऊँगी नहीं, तो जब उनको पास्ट लाइफ में लेके जाते तो देखते पानी में ही उनकी डेथ हुई है। तो वो जो एक्सपीरियंसेस, इमोशंस है, जो माइंड होता है, वो करंट लाइफ में भी सेम माइंड होता है। माइंड बदलता नहीं है, उसकी जैसे बोलते हैं ना एक एक फाइल बढ़ती जाती है, माइंड बदलता नहीं है। तो जब तक आप चीज़ को ख़त्म नहीं करोगे, दैट सेम ट्रिगर, दैट सेम इमोशंस विल कीप ऑन एज अ पैटर्न ऑल्सो इन द करंट लाइफ टाइम। तो जो फोबिक थिंग, जिस चीज़ से आपको फोबिया है, दैट इज़ द कॉज ऑफ योर डेथ इन द पास्ट लाइफ। तो मैम जो ट्रोमैटिक डेथ की आपने बात की, तो वो क्या दिखाती है, और क्या ट्रोमैटिक डेथ को पीएलआर में देखना सही है? क्या उसके कुछ इफ़ेक्ट्स अभी करंट लाइफ में भी होंगे अगर कोई इंसान एक्सपीरियंस करता है एक ट्रोमैटिक डेथ को पीएलआर सेशन में? 100%। कभी कभी हमें ट्रोमैटिक डेथ दिखानी ही पड़ती है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर एक फ़र्क जो होगा, जब आप वो ट्रॉमा देखते हो, देन ओनली देन द ट्रॉमा एंड्स। क्या होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत बार पास्ट और प्रेजेंट में फ़र्क नहीं कर सकता है, वो आपका कॉन्शियस माइंड करता है। सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ पास्ट का जो है रिकॉर्ड्स रहते हैं इन रीड ओनली फॉर्मेट। तो जब ट्रॉमा में आप करते हैं, जैसे सपोज आप जल के मर गए, सपोज वॉर में आपकी डेथ हो गई, सपोज किसी ने आपको ऐसे ही मार दिया, गोली मार दी, आप कहीं से गिर गए, ये सारा ट्रॉमा ही है ना। तो द ट्रॉमा कैन हैपन सडनली एंड यू आर इन अ शॉक। व्हेन यू गो इनटू अ शॉक योर डेथ इज़ नॉट कम्प्लीटली रजिस्टर्ड, देन यू डिसाइड। कभी कभी आपका लाइफ रिव्यू भी नहीं होता है। तो जब ट्रॉमेटिक डेथ होती है तब वो ऐसा होता है कि मैं अपने जो नज़दीक लोग थे उनसे मैं जल्दी चला गया, मैं मर गया, तो उनको सेम टाइप ऑफ सिम्टम्स महसूस होने लगते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता है कि क्या है जो वो सेम टाइम के सिम्टम्स मुझे यहाँ पे महसूस हो रहे हैं। इस वजह से व्हेन यू गो बैक टू द ट्रॉमा, सी व्हाट इज़ रिग्रेशन। रिग्रेशन इज़ गोइंग बैक इन टाइम to the trauma, releasing the trauma, doing a proper catharsis and then coming back into the now time. तब आपका जो माइंड है वो नाउ टाइम और देन टाइम में एक डिफ्रेंशिएशन कर लेगा, कॉन्शियस माइंड, और फिर उसको लगेगा अच्छा ये तो पास्ट का था, ये तो पहले हो गया, मुझे अब डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये सिम्टम्स नहीं आएंगे, और नहीं आते हैं। मैंने इतने सारे लोगों का किया है जिनको सिम्टम्स थे, आफ्टर 2-3 पास्ट लाइफ सिम्टम्स अपने आप ही चले जाते हैं। उन लोग बोलते हैं ऐसे कैसे हो गया, हमें पता ही नहीं। हमें सोते थे तो हमें ऐसा था कि कोई हमें घुटन हो रही है, तो दिखता था कि जो पास्ट का जो ट्रॉमा है, पास्ट लाइफ में किसी ने उनको गला घोट के मृत्यु कर दी, गला घोट के मार दिया, तो वही सेम ट्रॉमा उनको करंट लाइफ में भी महसूस होता था। तो द current life incidents actually trigger the past life trauma. Specifically, you need to understand there is something also known as the soul contract. So I and you are both friends, but अगर हमारा
पास्ट लाइफ में हमारा नेगेटिव कर्मा है या जो कर्मा हमें अच्छा नहीं है, फिर भी हमें उस चीज़ को ख़त्म करना है, तो आई विल नॉट बी कंफर्टेबल विद यू एंड यू गेट इनटू द सेम पैटर्न अगेन एंड वो अगेन। लूप बनता रहता है, लूप बनता रहता है, लूप से आप बाहर नहीं निकल पाते हो। जिसे कहीं ना कहीं कार्मिक लूप भी कह देते हैं, राइट? राइट। ओके, तो मैम जैसा कि आपने कहा कि आपने खुद की 50 to 60 पास्ट लाइफ्स देखी हैं, हम्म। तो ये पास्ट लाइफ्स में जाकर आपने क्या समझा सोल की जर्नी के बारे में, कि एक्चुअली हमारी सोल कैसे ट्रैवल करती है, क्या क्या वो लेसन्स लेती है, और वो कैसे डिसाइड करती है कि मुझे यही इंसान चाहिए, मुझे यही पेरेंट्स चाहिए? क्या सोल की जर्नी क्या होती है, मैं थोड़ा समझना चाहूँगी। देखिए, एक हम जब बात करते हैं ना, एक सोल फैमिली होती है रंगोली। उस सोल फैमिली में एक सोल मदर होती है, एक सोल फादर होते हैं, बच्चे होते हैं। तो देर आर अराउंड 15, 20, 25 souls, and these are the same souls which keep on taking birth if their karmas are not done. The moment you finish your karmas, then you don't need to reincarnate विद द सेम सोल with the same soul. Then you go up and you stay there and you decide आपको क्या करना है। फिर आप नीचे नहीं आएंगे, फिर आपकी जर्नी हायर ही होगी। लेकिन अगर आपने ये देखा कि मुझे जैसे एक सोल है, वो सबसे पहले अपने माता पिता को पसंद करती है। बिफोर आई केम डाउन, आई सिलेक्टेड माई मदर, आई सिलेक्टेड माई फादर, आई सिलेक्टेड द सर्कमस्टेंसेज आई विल बी बॉर्न। पर सबसे पहले मदर सिलेक्ट करते हैं, मदर फादर ये दो, ओके। और इसीलिए सोल उसी पेरेंट के पास जाएगी, बिकॉज आप ही मुझे वो अनुकूलित एनवायरनमेंट दे सकते हो जहाँ मेरी लर्निंग होगी। अगर मुझे लर्न करना है what it feels like to be independent, I'm going to choose circumstances जो उसके विपरीत होंगे। यानी कि अगर मुझे इंडिपेंडेंट सीखना है तो हो सकता है मेरे ऐसा आपने फादर सिलेक्ट किया जो मेरे 15 ईयर्स 16 ईयर्स पे उनकी डेथ हो जाएगी, तभी तो मैं वो पार्ट पढ़ूंगी इंडिपेंडेंस का। तो मोस्टली आप उसके बोलते ना विपरीत, अगर आपको फॉरगिवनेस का लेसन सीखना है तो आप एक अब्यूजिव पेरेंट, अब्यूजिव स्पाउस, अब्यूजिव ज़िंदगी चूज करोगे। बट उल्टा भी होता है, कभी कभी आपकी ना ज़िंदगी बहुत आराम से होती है, एकदम रिलैक्स्ड होती है। क्यों? क्योंकि आपकी उसके पहले की ज़िंदगी बहुत ख़राब रही है। सो देन यू कम हियर ओनली टू एन्जॉय योर गुड कर्मा। इट्स लाइक अ रेस्टिंग टाइम, कि आप रेस्टिंग के लिए। तो कभी कभी आप देखोगे कि ये तो यार कुछ भी करे, इसकी लाइफ तो बड़ी अच्छी है, कि भाग्य बहुत अच्छा भाग्य है, बहुत बहुत अच्छा है, लकी इंसान बहुत है, लकी सब है। कुछ मिला है लाइफ में। बट यू डोंट नो ना इनकी पिछली जिंदगी कितनी परेशानी वाली थी, और आज वो रेस्टिंग फेस में है। सो सोल्स, जब हमारे सोल गाइड्स होते हैं ना, और मास्टर्स होते हैं, असेंडेड मास्टर्स होते हैं, उनके साथ हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चाहिए। हम कंट्री डिसाइड करते हैं, हम प्लेस डिसाइड करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, बिकॉज वो सोल प्लेन है। और सोल प्लेन पे ना कोई दुश्मनी नहीं है। अगर आज मैं आपके साथ दुश्मनी निभा रही हूँ, वो यही निभाऊंगी। ऊपर देर इज ओनली लव, unconditional love, acceptance, compassion. And the more you ingrain these attitudes and these feelings in your day-to-day life, like how you talk to people, वहाँ आपको जाके ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कितने पैसे कमाए, आपको ये जाके पूछा जाएगा कि आपने कितने compassion से लोगों को हेल्प किया। उस वक्त उस बंदे को हेल्प चाहिए थी, आपने दी या नहीं दी, और आपने नहीं दी तो क्यों नहीं दी, उस तरह की आपको सवाल। तो दे वॉन्ट टू वर्क ऑन द क्वालिटीज ऑफ कंपैशन, ग्रैटिट्यूड। आर यू इन ग्रैटिट्यूड विद वॉट यू हैव टुडे, और आर यू कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग? अब देखेंगे कुछ लोगों के पास बहुत कुछ होता है, फिर भी वो पूरे टाइम कंप्लेन करते रहते हैं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। दीज आर अनहैप्पी सोल्स एंड दे आर क्रिएटिंग अ नेगेटिव कर्मा फॉर द नेक्स्ट लाइफ टाइम। ओके मैम, इज़ इट ट्रू कि मोस्टली जो सोल से हम मिलते हैं एक लाइफ टाइम में, उनसे हम पहले मिल चुके होते हैं? मतलब आई नो कि फ्रेश कर्मा भी होता है, बट मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल है, हम इस पॉडकास्ट के थ्रू मिल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि हमने ये एनर्जी एक्सचेंज, ये ज्ञान का एक्सचेंज पहले भी किया है। देखो, इतने ज़्यादा कम टाइम के लिए कोई दैट इज़ जस्ट अ वर्क। यू नीड टू फाइंड कॉन्ट्रैक्ट्स इन योर फैमिली ऑफ ओरिजिन, your mother, your father, your grandmother, your extended family, your taijis, all those 25-50 people जिसके साथ आप ब्लड से कनेक्टेड हैं, जिसके साथ आप बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स हैं, जिसके साथ आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप है, मैरिज का, उस टाइप का जो रिलेशन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं। लेकिन सपोज मैं आपके साथ कंटिन्यूसली 2 साल हूँ, 5 साल हूँ, 10 साल हूँ, देन दैट कैन बी अ सोल फ्रेंड का बॉन्ड।
जो आपके Okay. फ्रेंड्स होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा, जैसे एक व्यक्ति था, ही वाज अ इंजीनियर एंड ही वाज अ वेरी नाइस पर्सन, बट यू नो व्हाट, ही हैड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, मोर देन हिज वाइफ ही वाज अटैच्ड टू हिज फ्रेंड्स. जैसे उनके 3-4 फ्रेंड्स एक्सपायर हुए, ही क्रिएटेड हिज डेथ इन 3 months. नाउ डू यू अंडरस्टैंड? दैट वाज, ही मिस्ड हिज फ्रेंड्स. वो उनकी लाइफलाइन थे. तो वो सोल कॉन्ट्रैक्ट था, भाई तू गया तो मैं आया. दैट इज़ द काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वी आर टॉकिंग अबाउट. सो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. हाँ, जैसे अभी बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, सो उनका वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो लोग उस देश को में हेल्प करेंगे, लोगों को ऊपर लेके आएंगे, वॉट एवर इट इज़. सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ देयर कर्मा, and that is why they have very evolved soul guides, spirit guides, ascended masters. They walk and talk with them. Yeah. तो मैम जैसा कि हम पेरेंट्स चुनते हैं, हमने ब्लड रिलेशंस चुन लिए, पर जब पार्टनर की बात आती है जिनसे हम शादी करेंगे, जिनके साथ एक आगे की लाइफ गुजारेंगे, वो सोल्स कैसे चूज़ करती हैं? और कुछ कुछ सोल्स तो जैसा आपने कहा कि अब्यूजिव पार्टनर भी चूज़ करती हैं जो उन्हें हार्म करेंगे, बट फिर भी रहना उन्हीं के साथ है. ऐसा क्यों कुछ लोग चूज़ करते हैं खुद के लिए? अब इसमें 2 तरह की होते हैं. जैसे मैंने कहा कि कभी-कभी आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति ने शादी करी और उसकी वाइफ के साथ शादी करके उसकी किस्मत बदल गई. She has come in his life and his life changed 360 degrees. पैसा ही पैसा, पूरी लाइफ बदल गई, बहुत ऐशो आराम हो गया, बहुत शोहरत हो गई. वो भी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था पॉजिटिव. दैट इज़ देयर पॉजिटिव कर्मा. सो दे आर एक्चुअली वेरी पॉजिटिव एंड गुड सोल्स, राइट. मतलब मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता बहुत अच्छा है, जब भी हम मिलेंगे हम अच्छे से मिलेंगे. मगर कुछ ऐसे होते हैं जो रिवेंज की स्टोरी लेके आते हैं. हो सकता है पिछले जन्म में, जैसे हम दोनों अपने ले लें, सब फॉर एग्जांपल, हाँ, करंट लाइफ में मैं हस्बैंड हूँ, आप मेरी वाइफ हो, हाँ, और हमारी शादी हो जाती है. अब वो अरेंज्ड मैरिज सेटअप हो या लव मैरिज सेटअप हो. अब मैं आपके साथ बहुत अच्छा हूँ, आप मेरे साथ बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरी माँ आपके साथ अच्छी नहीं है, तो आपका कार्मिक रिलेशन मेरी मदर के साथ खराब है. और ये एक ट्रायंगल बन जाता है. मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ और आप तकलीफ में हैं. एंड नाउ दिस हैज़ बिन डिसाइडेड बिटवीन यू, माय मदर एंड मी, कि ये आपकी मदर इन लॉ बनेंगी और आप इनको, ये आपको परेशान करेंगी. क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपका सिर्फ मेरे साथ नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट आपका मेरी मदर के साथ भी होगा. अब उनके साथ आपका गलत रिलेशनशिप है. किस लाइफ में आपने उनके साथ कुछ गलत किया है. एक मेरे पास एक डॉटर इन लॉ ऐसी आई थी, उनकी हस्बैंड के साथ तो ठीक था, लेकिन मदर इन लॉ की वजह से खिटपिट चलती रहती थी. तो जब हमने उनकी पास्ट लाइफ देखी, तो उन्होंने 2 पास्ट लाइफ तो देखी. जब उन्होंने बहुत विक्टिम पास्ट लाइफ देखी कि मदर इन लॉ एक लाइफ में मेरी स्टेप मदर है, एक लाइफ में कोई और है, और वो लाइफ खत्म हो गई. मुझे देखा मेरी मदर इन लॉ कितनी ख़राब थी. मैंने कहा कोई बात नहीं, हम आपकी परसिक्यूटर लाइफ भी देखते हैं. परसिक्यूटर लाइफ मतलब क्या होती है? जहाँ से कहानी शुरू हुई, जहाँ से आपने गलत करना शुरू किया. तो एक लाइफ में हम देखते हैं कि उस जो लेडी थी वो डॉटर इन लॉ थी, और उसका जो हस्बैंड था वो मर गया. मरने के बाद इसने धीरे धीरे पूरा पैसा कौड़ी सब अपने हाथ में रख के अपनी मदर इन लॉ को एक रूम में बंद कर दिया. खाना तक नहीं देती थी. और ये वही मदर इन लॉ है जो इस करंट लाइफ में उसके पास आई थी. तो उसने फॉरगिवनेस मांगा, उसने उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट उसको समझा, उसको समझ में आया कि वाई एम आई सफरिंग, आज ये लेडी मुझे क्यों इस तरह से यातनाएं दे रही है. और उसने उसकी उस, आप जब एक लेवल पे जाते हो ना, अल्फा लेवल और थीटा लेवल पे, जब आप 5 डिमेंशन से कनेक्टेड होते हो इस टाइम पे, तो उन्होंने जब माफ़ी मांगी वो सोल से, वो आत्मा से, इन दैट पास्ट लाइफ, धीरे धीरे उनकी मदर इन लॉ का बिहेवियर उनके लिए एकदम बदल गया. तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भैया दूध और शक्कर हो गया, वैसा मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इट बिकेम बेरेबल. जो वो आके रोती थी कि मुझे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, द मदर इन लॉ हैड गॉन टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग दैट यू डिवोर्स द वाइफ एंड नॉट नोइंग वाई. और जबकि वही सेम मदर इन लॉ का दूसरे की वाइफ से अच्छा था. तो प्रॉब्लम कर्मा की वहीं से था. आप समझिए अभी? यस मैम, जैसे आपने कार्मिक लूप्स की बात की, कार्मिक पैटर्न्स की बात की, तो कुछ सोल्स अपने इन कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक क्यों नहीं कर पाती हैं? वो क्यों उन्हीं लूप्स में फंस के रह जाती हैं? जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनकी रिवेंज की स्टोरी खत्म ही नहीं होती है. माई लास्ट थॉट, आप याद रखिए आपने क्या बोला था, द लास्ट थॉट व्हेन यू डाई इज द रिजल्ट ऑफ योर नेक्स्ट लाइफ.
वहाँ आपका राहु का कनेक्शन आ जाता है, हाँ, अनफुलफिल्ड डिजायर। अनफुलफिल्ड डिजायर। यस। तो जहाँ आपकी कुंडली में आपका राहु बैठा है वो आपके अनफुलफिल्ड डिजायर्स की बात करता है, और आपका लेन देन कहाँ है उसके साथ बात करता है, और वो राहु ही आपकी नेक्स्ट लाइफ ड्राइव करेगा। इस वजह से डेथ देखना, डेथ का टाइम देखना, किस तरह की डेथ हुई, क्या सोचा आपने जिसकी वजह से ये लाइफ आई। फॉर एग्जाम्पल, पास्ट लाइफ में मैंने अपने हस्बैंड के साथ रिश्ता रखा और मैंने बहुत अच्छे ईमानदारी से मैंने रिश्ता रखा, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे साथ अच्छे नहीं थे। वो हमेशा अपनी मदर पे रहते थे, मुझे निग्लेक्ट करते रहते थे। अब मेरी ये विचार हो गया कि यार मुझे तुम्हारा प्यार नहीं मिला, मैं मरते मरते भी मुझे प्यार नहीं मिला, और मेरी वही तृष्णा रह गई कि मुझे प्यार नहीं मिला। तो मैं अगला जन्म जब लूँगी तो मैं वो तृष्णा को ढूंढूंगी। अब ये हो सकता है अगले जन्म में मेरे हस्बैंड ना रहें, मेरे पिता के रूप में आए, मेरी बहन के रूप में आए, मेरे भाई के रूप में आए, मेरी माँ के रूप में आए, जो भी रूप में आए, लेकिन वो प्यार जो मेरा हकदार था, जो मुझे चाहिए, वो मैं तुमसे लेके ही रहूँगी। अब वो अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, वो उस वक्त ख़त्म हो गया। अब अगर उसे वो प्यार नहीं देना है या वो मेरे नसीब में नहीं, तो then that becomes a very very negative karmic loop and I cannot get out of it. It will keep on happening. So जैसे होता है ना, ए और बी है, ए ने बी को मारा, बी ने ए को मारा, फिर तीसरी लाइफ में ए ने बी को मारा। दे नीड टू कम टू अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज़ फाइनली ओवर। एक कॉन्शियसली हमें डिसाइड करना है कि भाई तुम्हारा मेरा अब ये रिश्ता जो है कार्मिक बहुत परेशान कर चुका है, इसे हमें ख़त्म करना है। लेट्स ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट। यू नीड टू ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हेन यू ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट जो आपने अपने फोर्थ लेवल, फिफ्थ डिमेंशन में बनाया है, बिफोर सोल्स कम डाउन दे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो वो कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया है वो आपको ख़त्म करना है, तब जाके आपका वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म है। भाई मैंने तुझे माफ़ किया, तूने मुझे माफ़ किया, हम दो एनिमीज़ हैं, हम आज फ्रेंड्स बन जाते हैं और निकल जाते हैं यहाँ से। बिकॉज सारे जो हैं, एंड क्या होता है, बड़ी अजीब बात होती है, मैंने एस्ट्रोलॉजी में ये एक सीखा है कि जो दिखता है ना वो सही नहीं होता है। जहाँ बहुत प्यार होता है ना वहाँ पे एक्चुअली बहुत एनिमिटी होती है, और सामने वाला कहीं ना कहीं आपका नसीब कहीं ना कहीं रोक रहा है अपने प्यार से। और जहाँ बहुत झगड़े, बहुत गुस्सा होता है ना, वहीं बहुत ज़्यादा प्यार होता है। दे हैव टेकन अ नेगेटिव रोल टू टीच यू सर्टन लेसन्स। तो बोलते चल ठीक है, मैं तुझे ये लेसन सिखाने के लिए मैं ये नेगेटिव रोल भी ले लूँगा। तो जो हमें दिखता है ना वो एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है। ऋण चुकाना है तो आई कैन टेक अ नेगेटिव, ठीक है रंगोली आपको ये सीखना है, आपको फॉरगिवनेस सीखना है, तो मैं आपको इस लाइफ में बहुत अब्यूज़ करूँगा। लेकिन क्या होता है, जब आप नीचे आते हैं आपके ऊपर आ जाता है वेल ऑफ एमनेसिया, आपको याद ही नहीं रहता है आपने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, आप कॉन्ट्रैक्ट भूल जाते हो और आप फिर मुझे कोसने लगते हो। मैंने तो आपको सेल्फलेसली होके वो लिया कि आई हैव टू बी अब्यूजिव बिकॉज यू हैव टू लर्न द लेसन ऑफ फॉरगिवनेस, बिकॉज तुम फॉरगिवनेस का लेसन नहीं सीखी हो। अब आप मुझे कोसने लगते हो। अब आप उस लाइफ में मरते मरते इसने मेरी बहुत ज़िंदगी ख़राब की, अब अगले जन्म में मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, कार्मिक लूप बन गया। सेकंड लाइफ में ऑपोजिट हो जाएगा, आप अब्यूजिव हो जाओगे, मुझे आपके नीचे आके वो लेसन कंप्लीट करना पड़ेगा। बट जैसे ही हम ऊपर जाएंगे एज अ सोल, बना अरे यार हमने बराबर से नहीं किया, बट हमारा वो तृष्णा थी, हमारा वो लास्ट थॉट था, करना तो हमें पड़ेगा ही। So that needs to break, and so many times that's why I tell people break the loop so that it doesn't go to your next life. तो मैम वो जो चेन है वो ब्रेक फॉरगिवनेस से ही होती है? Forgiveness से ही होती है, and ultimate all forgiveness is self forgiveness. मैंने आपके साथ कुछ किया, गलत किया, या मैंने दुनिया के साथ गलत किया, तो वो भी तो एक गलत बात होती है। तो ऑल फॉरगिवनेस इज सेल्फ फॉरगिवनेस। इसलिए आप देखोगे ना कुछ कुछ चीज़ें हैं ना होती ही नहीं, लाइक पीपल मरने के बाद भी उनकी बोलते ना आत्माएं, सोल्स भटकती रहती हैं, उनको तृष्णा नहीं मिलती, उनको मुक्ति नहीं मिलती, उनको मोक्ष नहीं मिलता है, क्योंकि वो दे आर, वी कॉल देम एज अर्थ बाउंड सोल्स। उन बहुत ही मटेरियलिस्टिक हैं, वो अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ही घूम रही हैं, उन्हें वो लाइट ही नहीं देखनी है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे, अगर आपको मोक्ष का द्वार चाहिए, अगर आपको ये सब चीज़ों से परे होना है, अगर आप केतु की तरफ जाना चाहते हो, अगर आप लिबरेशन की तरफ जाना चाहते हो, तो आपको करंट लाइफ में ही थोड़ा 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 त्यागना सीखना चाहिए। तब जाके आप मौत में आप कंप्लीटली डिटैच होके आप वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ, and to let go of that concept. You don't need to come again and again as reincarnation. You need to just let it go.
मैम यहीं से मेरा ये सवाल आता है कि कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने सामने वाले को फॉरगिव कर दिया है, बट फॉरगिवनेस इतना इजी नहीं है, दे स्टिल हैव ग्रजेस। तो एक्चुअली कैसे फॉरगिव किया जाए किसी को? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि क्या होता है, लोगों को बोला ठीक है आई फॉरगिव यू हाँ, और मैं चली गई। और वो बड़े भी बन जाते कि मैंने हाँ, तुझे फॉरगिव कर हाँ। दिया। तो क्या होता है, वो फॉरगिवनेस आपने मुझसे बोला कॉन्शियस माइंड का 10%। अब वो आपको बोलना होता है उस लेवल पे जाके, जब एक आत्मिक लेवल पे जाते हैं, सोल लेवल पे फॉरगिवनेस चाहिए। मेरी सोल वाकई में उतनी पीड़ा महसूस करे, उतनी फॉरगिवनेस महसूस करे कि हाँ मैंने रंगोली के साथ गलत किया। और वो फॉरगिवनेस सिर्फ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन में पता पड़ेगी, क्योंकि तब आपके सामने आपके आईने आ जाते हैं। आपका जो चेहरा पे से जो बोलते हैं ना, मुखौटा गिरने लगता है। मैंने कितने लोगों का पास्ट लाइफ किया है जहाँ पे दे बिहेव एज इफ देयर लार्जर देन लाइफ एंड एवरीथिंग, बट उनकी जो पास्ट लाइफ्स हैं वो इतनी गलत रही हैं कि उनको पता ही नहीं है अच्छा कि हमने ये हरकतें करी हैं। एंड दे हैव बीन रियली, दे सी ऑल दीज पीपल who do murders and all that, their past lives are bad and they will get the karma for it, even though now you may be having a lot of money or whatever because of some positive karma, but yet there can be so much of unhappiness in your life। जिस तरह से आपके पास पैसा बहुत हो लेकिन हेल्थ ही नहीं है, पैसा बहुत हो रिलेशनशिप ही नहीं है, पैसा बहुत हो इज्जत ही नहीं है, पैसा बहुत हो बच्चे ही नहीं है, ये सारा का सारा आपका पितृदोष है। आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तकलीफ दी, किसी ना किसी को इज्जत नहीं दी, किसी ना किसी को कंपैशन नहीं दिया। वही सब चीज़ें आपके सामने डे इन डे आउट आ जाती है। और आप देखोगे आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट इसको एग्जैक्टली बता देता है। बट वो देख के है ना, वो छोटी छोटी रेमेडीज से फ़ायदा नहीं होता है। जब तक आपने, जैसे मैं बोलती हूँ ना, जैसे कि आप बोलोगे केतु खराब है, राहु खराब है, शनि खराब है, लेकिन ये क्यों खराब है, क्या किया आपने? तो वो रियलाइजेशन आपकी आत्मा को मिलना चाहिए। और वो आत्मिक रियलाइजेशन एक पास्ट लाइफ के डेथ पे सीन पे जाकर ऐसे 5 लाइफ टाइम्स देख के कि अच्छा ये स्टोरी थी, ये स्टोरी ख़त्म हुई। जैसे मैंने एक पास्ट लाइफ देखी थी, मुझे इशू था गिल्ट का, तो मैंने को लगा था मैंने क्या गिल्ट किया। तो मैंने एक लाइफ टाइम देखी जब मैं जीसस क्राइस्ट के वहाँ थी, और वो जीसस क्राइस्ट को जीसस को क्रूसीफाई कर रहे हैं और मैं सिर्फ खड़ी हूँ। बट मुझे ये गिल्ट उस वक्त महसूस हुआ, अरे मैंने कुछ भी नहीं किया इनको बचाने के लिए, कुछ तो करती। हालांकि मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन थी, मैं कोई ऐसे पोजीशन पे नहीं थी, बट वो गिल्ट उस लाइफ से कैरी ऑन हो रहा था ना। इट वाज सो अननोइंगली। पर वो मेरे तभी गुरु थे, मैंने गुरु को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। या द पर्सन whom I had so much of respect, who showed us so much of light, now I am today a Hindu। अब मुझे कैसे क्रिस्टल लाइफ दिखी, लेकिन मुझे दिखी। और उसके बाद मेरी लाइफ में ना एक कंपैशन नाम की एक अलग सी चीज़ आ गई। जैसे ना लोगों के लिए एक कंपैशन, बिकॉज जीसस इज़ द क्वालिटी ऑफ कंपैशन। तो ऐसे आपको बहुत सारी लाइफ टाइम दिखती है। हाँ, मैंने अब वो भी लाइफ टाइम देखी है, जैसे मैंने लोगों को मार दिया है जान से, वो भी देखी है। परसिक्यूटर लाइफ टाइम्स भी देखी है मैंने एक लाइफ टाइम मैंने देखी थी, जिसकी वजह से आपने कहा ना बहुत ओवरवेल्म हो जाता है। वो देखने के बाद तो मैं करीबन 2 दिन तक बहुत मन अशांत रहा। और मैंने फिर अपने आप को, वो अशांत मन क्यों था, क्योंकि मैंने अपने कर्म देखे। वो कॉन्शियसली तो नहीं होगा ना आई फॉरगिव यू, आपको असलियत पता चल गई कि क्या। अब मेरे ऊपर से एक लेयर ऑफ मास्क उतर गया कि हाँ गीतांजलि आप ये भी कर सकती हो, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस रॉन्ग थिंग, यू हैव डन इट। नाउ यू नीड टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम ऑल दिस सोल्स एंड मोर फॉरगिवनेस खुद। ऑल फॉरगिवनेस इज अल्टीमेटली सेल्फ फॉरगिवनेस। आप ही सोल हो, संचिता कर्मा आप डिसाइड करती हो। वो तो आपको आके बोलेंगे आपके स्पिरिट गाइड्स, तुमने ये गलत किया, ये गलत किया, ये क्या किया। ये गलत भी नहीं बोलेंगे, आपने ये किया, आपको खुद को महसूस होगा आपने गलत किया। फिर आप बोलोगे ये गलत को ठीक करने के लिए मैं ये यहाँ पे जन्म लूँगी और मैं सफ़र करूँगी। तो टू एंड दैट सफरिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पास्ट लाइफ। आपको अपने आप को माफ़ करना है, आपको ब्रिज देखना है और अपने सोल को माफ़ करना है कि ठीक है कर दिया, गलती हो गई, फिर से हमें वो गलतियाँ नहीं दोहरानी है। अब मैंने अपने आप को माफ़ कर दिया और मैं फिर से वही गलतियाँ दोहरा रही हूँ, तो क्या मेरा करंट कर्मा, आगामी कर्मा नहीं सही होगा, गलत हो। मैम इससे मैं ये जानना चाहूँगी कि कुछ डेंजरस सोल पैटर्न्स क्या होते हैं जो कि आपने पूरी ये पीएलआर स्टडीज़ में समझे होंगे? डेंजरस सोल पैटर्न जैसे ये हो सकते हैं कि आप किसी के लिए बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, वो आपका एक डेंजरस सोल पैटर्न होता है। आप कोई कॉन्ट्रैक्ट
करते हैं किसी के साथ कि चलो इस जन्म में आप नहीं मिले, अगले 7 जन्मों में आप मेरे साथ हो। आप ये सोचते ही नहीं हो कि वो सोल आपके लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है, ये हो जाते हैं। रिवेंज का पैटर्न जो होता है वो एक डेंजरस हो जाता है कि मुझे तुमसे बदला लेना है और बदला लेने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो एक डेंजरस सोल पैटर्न हो जाता है। अगर आपने किसी को लोन दिया और आपने लोन नहीं चुकाया, वो एक डेंजरस सोल पैटर्न हो जाता है। कितनी बार मैं देखती हूँ फॉर द सेक ऑफ पावर लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस ये होता है कि कितने बार आप देखते होंगे कि लोग आते हैं कि मुझे इसी से प्यार है और ये मुझे इसको पाना है, एक ऑब्सेशन हो जाता है और बस मुझे पाने के लिए कुछ भी करना है। अब वो जाते हैं तांत्रिक के पास, तांत्रिक से काम करवाते हैं, और वो शायद कभी कभी मिल भी जाती है वो व्यक्ति, और वो व्यक्ति उसके साथ रहते भी हैं, फिर कभी 3-4 साल के बाद टूट भी जाते। अब एक क्या हुआ ना, आपने एक एनर्जेटिक गलत बॉन्ड बना दिया और अब आपने किसी के मर्जी के बिना, क्योंकि उसकी मर्जी नहीं थी, उसको तो आपसे शादी नहीं करनी थी, उसकी मर्जी के बिना आपने उसको अपनी तरफ आकर्षित किया। उसके ऊपर आपने एक नेगेटिव, और ये मंत्र तंत्र होते हैं, आपने ऐसी चीज़ का यूज़ किया जो आपके कर्मा में नहीं लिखा था। ये आपके भगवान ने नहीं लिखा है भाई तुम आके नीचे ब्लैक मैजिक यूज़ करो और फिर तुम इस इंसान को अपने कब्जे में रखो। डिटैचमेंट होना चाहिए। किसी ने ना बोल दिया तो ना बोल दिया ना, हाँ बोलेंगे तभी आप हाँ बोल सकते हो। तो आपने उसको कब्जा करने की कोशिश की, आपने जो चीज़ आपकी नहीं थी उसको लेने की कोशिश की, तो ये बहुत नेगेटिव कार्मिक पैटर्न होता है। ये एग्जाम्पल मेरे पास अभी है। एक लेडी ने एक मेल के ऊपर कुछ इसी तरह से वशीकरण किया और वो तब मेरे पास आई जब वो व्यक्ति 4 साल के बाद उसे छोड़ के चला गया। तो मैंने बोला आपने ये किया क्यों? नहीं, मैं उससे प्यार करती थी और वो मेरे को कमिट नहीं कर रहा था, तो मैं ये तांत्रिक के पास गई और अब ये मैंने कहा आपने एक पैक्ट बना लिया है एंड यू हैव क्रॉस्ड द बाउंड्रीज ऑफ व्हाट गॉड हैज़ टोल्ड अस that you cannot cross a boundary. If I touch you today Rangoli without your permission, I'm crossing a boundary. ये तो मुझे भी पता है ना वो गलत है, राइट? मैंने अगर आपका जैसे अपने पावर की वजह से आपको परेशान करूँ, ह्यूमिलिएट करूँ, ये करूँ, आई एम क्रॉसिंग अ बाउंड्री, राइट? गलत है। ये सारे के सारे आपको कर्मा नेगेटिव है, आगे जाएंगे। और इसलिए कभी भी तंत्र के अंदर नहीं रह जाना चाहिए। जो तंत्र में जाते हैं उनकी जो सोल्स हैं वो भटकती रहती हैं और आप देखोगे कि वो अभी वो लेडी नहीं तो चली गई, वो एनर्जी तो वही है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, सो इट हैज़ क्रिएटेड, नाउ इट नॉट गेटिंग डिस्ट्रॉयड। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपकी लाइफ में अगले जन्म में आएगी। आप शायद वही व्यक्ति आपके लाइफ में आएगा और आपको और परेशान करेगा और फिर छोड़ के जाएगा और आपकी ये तृष्णा चलती रहेगी। तो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस पैटर्न कि अगर आपने किसी को भी नेगेटिवली अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की। आपने सुनते होंगे स्पेल्स होते हैं, विकन मैजिक होता है, तंत्र होता है, वशीकरण होता है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। ये सब में नहीं जाना चाहिए, ये बहुत गलत होता है। मैम, इस पॉडकास्ट का अंत में एक सिंपल सवाल के साथ करना चाहूँगी कि कुछ आप जाते जाते हमारे व्यूअर्स को कुछ हीलिंग टेक्निक्स अगर बता सकें जिससे कि कार्मिक क्लियरेंस हो सके, सोल क्लेंजिंग हो सके, ताकि जब वो नेक्स्ट बर्थ में जाएं तो वो कर्मा क्लियर हो। देखिए, कर्मा क्लियर का मेरे पास एक ही ये है कि आपको ये सोच के किसी का भला नहीं करना चाहिए कि इससे मुझे बेनिफिट होगा। आप जितना ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हो जेन्युइनली वो कीजिए, आपका कर्मा क्लेंज होगा, आपका पॉजिटिव कर्मा बढ़ेगा। दूसरा, अगर आपको कोई कर्मा ख़त्म करना है तो आपको सिर्फ पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही बचा सकता है और कुछ नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने क्या किया है। जब आपको पता पड़ेगा तभी कॉर्ड कट हो सकता है, तभी कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हो सकते हैं, तभी नए कॉन्ट्रैक्ट्स आप जोड़ सकते हो। एंड सबसे बड़ी बात है ना, अगर आपको कर्मा ख़त्म करना है, एक तो अच्छा कर्मा करो, दूसरा डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो। आपको किसी चीज़ से अटैच नहीं होना है। जो भगवत गीता में लिखा है ना, अल्टीमेटली इट इज़ व्हाट, डिटैचमेंट ऑफ द सोल, कि भैया मुझे ना इस चीज़ से अटैचमेंट रहना है, ना मुझे तुमसे अटैचमेंट रहना है, ना तुमसे अटैचमेंट। तुम सभी एक पात्र हो और मैं भी एक पात्र हूँ। जब आप ये अटैचमेंट के, बहुत सिंपल बात है लेकिन ये लोग प्रैक्टिस नहीं करते, जब आप ये अटैचमेंट के मोह से, राहु से दूर हो जाओगे, तब आपका कर्मा अपने आप बाखुदा कम हो जाएगा एंड यू विल सी दैट यू डोंट नीड टू कम बैक ऑन अर्थ। You can go to the higher realms and stay there. There is no need for you to come back unless there is some kind of a संचिता कर्मा. डेफिनेटली मैम। तो मैम, आई होप हमारे व्यूअर्स को आज
पीएलआर को लेकर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन को लेकर, कार्मिक क्लियरेंस को लेकर, अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स को लेकर, क्या एथिकल है व्हेन इट कम्स टू सोल्स जर्नी, क्या एथिकल नहीं है, इन सब पर एक बहुत गहरी क्लैरिटी मिली हो, मुझे तो मिली है और बहुत ही मज़ा आया मुझे। बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन था मैम आज का ये, एंड वी लव्ड हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू सो तो मच। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कितना इंटरेस्टिंग लगा। हमने काफ़ी ऐसे टॉपिक्स पर बात की जो आपको बहुत पसंद आते हैं, और साथ ही साथ मुझे कुछ ऐसे टॉपिक्स भी बताइए जो कि आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट के पॉडकास्ट में मैम के साथ डिस्कस करें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए, और हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।